डाउट था वो पहले क्लियर कर लेता हूँ, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल आप देखो जो लास्ट हम लोग क्वेश्चन कर थे वो देखो एक बार। सीरियट देखो, जो कल हम लोग लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वो क्वेश्चन देखो आपके सामने है अभी स्क्रीन पे। ये ए बार का वैल्यू गिवन है, बी बार गिवन है, सी बार भी गिवन है, और बाद में लिखा है कि एक और वेक्टर है एक्स बार विच इज गिवन बाय अल्फा ए बार प्लस बीटा बी बार। ऐसा तो ये जो एक्स वेक्टर है वो सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, एक्स इज परपेंडिकुलर ऑन द सी। इसमें से हमको अल्फा अपॉन बीटा का रेशियो निकालना है। ये था ना क्वेश्चन, बराबर है? एक बार नंबर्स चेक कर लो, यही थे क्या? यस यस ठीक है, इसमें अपने शायद कल प्लस का हमने गड़बड़ किया था, ये प्लस हमने नहीं लिया था, उसके लिए प्रॉब्लम हो रही थी। चलो एक बार अभी इसको देख लेते हैं, क्योंकि x जो है वो c के ऊपर परपेंडिकुलर है, x और c का जो डॉट प्रोडक्ट है ना वो जीरो रहेगा। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो रहता है जब वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। अब x को आप ऐसा लिख सकते हो, अल्फा ए बार प्लस बीटा बी बार, x को आप ऐसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, डॉट सी बार इज इक्वल टू जीरो। अब अगर तुम सी बार अंदर मल्टीप्लाई करोगे वेक्टर्स में, आप जैसे मैथमेटिक्स के स्टेप्स करते हो वैसे कर सकते हो। सी बार जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना तो ऐसा आएगा, अल्फा ए बार डॉट सी प्लस बीटा बी बार डॉट सी इक्वल टू जीरो। तो अल्फा तो छोड़ देता हूं मैं, यहाँ पे ए बार डॉट सी बार है, दिख रहा है? ए बार डॉट सी बार आप यहाँ पे कर सकते हो, देखो ये ए है और ये सी है ना, ए डॉट सी मतलब कैसे करेंगे, ए और सी के एक्स एक्स कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों के वाई वाई कंपोनेंट मल्टीप्लाई होंगे और फिर जेड जेड कंपोनेंट मल्टीप्लाई होंगे। ए डॉट सी कैसे होगा, देखो यहाँ पे ये 1 है और ये 2 है, इट विल बी 1 into 2, 2 आई क्या फिर देखो -1 और इधर है -3। 3 प्लस थ्री ठीक है, चलो मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ +3। तो इधर देखो ये 1 है, 1 के कैप है ना तो 1 माना जाएगा, 1 into 4 है ये, +4 तो ये ए डॉट सी का वैल्यू हुआ, प्लस उसके बाद बीटा, अब ये बी बार डॉट सी बार है ना, ये बी डॉट सी है, तो बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखो ये बी और सी दोनों, 2 टू -3 -8 1 डॉट होगा, -2 क्यों होगा, -2 होगा, -3 +2 -3 उसके बाद -3 -8 सबका समेशन आएगा 0। ठीक है जी, ठीक। तो अभी देखो ये तो हमने कर दिया, अब इसको आप सॉल्व करोगे अगर तो ये 2 + 3 + 4 होगा ना, 9 अल्फा 9 हो जाएगा, -9 बीटा भी आ रहा है, -9 बेटा खत्म हो गया, 9 अल्फा इज इक्वल टू 9 बीटा आ रहा है, तो अल्फा अपॉन बीटा कितना आ रहा है, 1:1 यही ऑप्शन है। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है, यस यस कल किसी ने गड़बड़ कर दिया था, मैं बोल रहा था इधर कुछ प्लस है कि क्या है, बोल रहे एंड सर। है। हमें कैसे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे अप्लाई करने का है? क्या वापस बोलो? सर डॉट अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है तो उसमें कैसे मालूम पड़ेगा कि डॉट प्रोडक्ट अप्लाई देखो करना है? अगर ऐसा दिया हुआ है ना कि दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, यस तो ज्यादातर ये होता है कि डॉट प्रोडक्ट लेनी होती है जीरो उनकी, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, थोड़ा तो दिमाग अपना लगाना पड़ता है। लेकिन दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो क्यों दिया होगा वो परपेंडिकुलर है, क्योंकि जरूर उसके बीच की एंगल 90 होगी, तो डॉट प्रोडक्ट 0 रहेगा उनका, तो ऐसा कुछ फिक्स तो नहीं है, लेकिन ज्यादातर केसेस में यही होता है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स है तो डॉट प्रोडक्ट 0 लेके ही कुछ मिलता है उसमें से। यस फिक्स तो कुछ नहीं है, आपको प्रैक्टिस करेंगे, आपको ऐसे जैसे जैसे सॉल्व करोगे आइडिया मिलेगी कैसे करना होता है, ऐसे बाकी कुछ ऐसे देख के पता नहीं लग सकता कि अच्छा हो गया ये। यस यस यस
और कुछ वेक्टर्स में डाउट है क्या? हम लोग एक दो Yes, डाउट sir. और कर सकते हैं, उसके बाद वी हैव टू गो टू आवर टॉपिक। Sir, और कुछ है क्या? hello sir. नथिंग, ओवर। Hello sir. हाँ बोलो। Three vectors a bar, b bar and c bar satisfies the relation a dot product b is equals to 0, dot product c is equals to 0, then a is parallel to अच्छा एक क्वेश्चन पूछा है इसने, एक क्वेश्चन है, डाउट छोटा सा ही क्वेश्चन है बट अच्छा है काफी। ये देखो स्टूडेंट, लुक एट द स्क्रीन। एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि तीन वेक्टर्स हैं, लिसन केयरफुली। तीन वेक्टर्स हैं ए बार, बी बार एंड सी बार, ठीक है। अब इसमें ये दिया हुआ है कि देखो ए डॉट बी जो है, ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 है। इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो कि ए मस्ट बी परपेंडिकुलर ऑन द बी। उसके बाद दिया हुआ है कि ए डॉट सी इज ऑल्सो 0। इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो कि ए मस्ट बी परपेंडिकुलर ऑन सी ऑल्सो, ठीक है। तो यूजिंग दिस हमको फाइंड आउट करना है कि ए किस वेक्टर के पैरेलल है। ए इज पैरेलल टू विच वेक्टर, ठीक है। ए किसके पैरेलल है वो निकालना है, ठीक है। सिंपल है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना तो आना चाहिए। देखो अब देखो सबसे पहले क्या है, ए डॉट बी 0 है, इसका मतलब है कि ए इज परपेंडिकुलर ऑन द बी ना। तो ये देखो, ये सपोज बी है और ये देखो मैंने ए बना लिया ऐसे, देखो ये है एक्चुअली में थोड़ा 3 डायमेंशनल डायग्राम है, लेकिन आपको समझ में आ सकता है। देखो ए परपेंडिकुलर है बी के ऊपर। अच्छा, उसके बाद ए डॉट सी भी 0 है, मतलब ए इज परपेंडिकुलर ऑन द सी। तो ये देखो सपोज ये सी मैंने बना दिया और वो ए उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये देखो। तो अभी हमको फाइंड करना है कि ए पैरेलल किसके है, ठीक है। एक बात, ऑप्शंस आप देखोगे ना, ऑप्शन में एक ऑप्शन पक्का रहेगा बी क्रॉस सी, एक ऑप्शन रहेगा बी क्रॉस सी। अब जिनको वेक्टर्स याद है अच्छे से, याद है बी क्रॉस सी जो है, ये दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट है। बी क्रॉस सी एक वेक्टर होता है, क्रॉस प्रोडक्ट से एक वेक्टर मिलता है। एनीबॉडी रिमेंबर्स हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस सी? Right hand thumb rule. Right hand thumb rule. राइट हैंड वही देखो, मैं अपनी फिंगर से ना बी से सी तक देखो टर्न करूंगा, ये देखो ऐसे राइट हैंड की फिंगर्स टर्न होंगी, देखो बी से सी ऐसे, थंब ऊपर जा रहा है ना। Yes. yes, तो ये जो अपवर्ड है ना, दिस अपवर्ड इज द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस सी। तो बी क्रॉस सी वो वेक्टर है जो डेफिनेटली ए के पैरेलल होगा, बाकी कोई वेक्टर ए के पैरेलल नहीं होगा। समझा क्या कैसे हुआ? yes, Yes. So it is B cross C which will be perpendicular on B and C both. So it will become parallel to A. Answer B cross C. अच्छा, और कुछ डाउट है? कुछ कैलकुलेशन नहीं है? जोर से बोलो, क्या बोल रहे हो? ये क्वेश्चन में कुछ कैलकुलेशन नहीं है क्या? नहीं नहीं, ये डायग्रामेटिकली कर सकते हैं एक्चुअली, सबसे इजी तरीका यही है इसको करने का। ओके सर। Yeah, clear? Everybody? Yes. yes. ठीक है, और कुछ डाउट है? All clear? All doubts clear? ठीक है, so let's hope कि सारे डाउट्स क्लियर हैं अभी। सो आज हम काम करते हैं अपने जो रेगुलर टॉपिक था, रेगुलरली हमारा जो चैप्टर चल रहा है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, उस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स। Yes. Shall we continue with our chapter ना? Yes. 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 ठीक है, तो लास्ट टाइम हम लोग एक चैप्टर कर रहे थे जिसमें टॉपिक चल रहा था कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। Yes. कंजर्वेटिव फोर्सेस स्क्रीन पे लिखा है मैंने। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या थे? ऐसे फोर्सेस जो सपोज किसी बॉडी पे लग रहे हैं, ठीक है,
तो वो बॉडी पे अगर कोई फोर्स लगता है तो वो वर्क करता है, वर्क इज डन बाय द फोर्स। अगर वर्क डन बाय द फोर्स जो है, इफ इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रही है, जो पाथ से जाना चाहती है बॉडी जा सकती है। अगर बॉडी ए से बी जा रही है बाय एनी पाथ, वर्क डन विल नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, कोई भी पाथ से जाओ वर्क सेम ही होगा। तो आई थिंक ऐसे फोर्सेस को मैंने नाम दिया था कंजर्वेटिव फोर्सेस, याद है? Yes. 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 ठीक है, देखो डेफिनेशन आप देखोगे ना टेक्स्ट बुक में तो ये सही है, ऐसा ही दिया होता है हर जगह कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ये हर जगह डेफिनेशन जो है मैंने वही दिया था। लेकिन अगर कोई ऐसा थोड़ा फिजिकली समझना है ना कि कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, एक्चुअली डेफिनेशन तो हो गया, लिखवा के दिया डेफिनेशन की नहीं मैंने ये कंजर्वेटिव फोर्सेस का। Yes. दिया है Yes, sir. Yes. Yes. लिखा होगा ना कि वर्क डन बाय द फोर्सेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। यस Yes. तो ये डेफिनेशन है जो आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, और ये डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिख के आना है, वो ठीक है, एग्जाम के लिए हो जाएगा। लेकिन आपको तो फिजिकली फील करना है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊं मैं क्या होते हैं। तो ये जो फोर्सेस है ना, ये किसी जो आपका गिवन सिचुएशन होती है, जो आपका गिवन प्रॉब्लम होता है, पूरे प्रॉब्लम में ये फोर्सेस अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करते हैं, जिस डायरेक्शन में लग रहे हैं उसी में लगते रहते हैं, बॉडी कहीं पे भी जाए तो ये एक ही डायरेक्शन में लगते रहते हैं। तो ऐसे फोर्सेस कंजर्वेटिव होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल टेल मी, अब बॉडी नीचे से सपोज ऊपर जा रही है या बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, ग्रेविटी हमेशा नीचे के डायरेक्शन में लगता रहेगा ना, कि Yes, ग्रेविटी yes. अपना डायरेक्शन Yes. चेंज करता रहेगा, No. No. एक ही डायरेक्शन लगता रहेगा, तो वो कंजर्वेटिव होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस की पता है पहचान कैसे आप कर सकते हो, कैसे पहचान सकते हो कंजर्वेटिव है? ये फोर्सेस हमेशा एक ही डायरेक्शन में लगते रहते हैं। ठीक है, ये अपना डायरेक्शन बार बार बदलते नहीं है, एक ही डायरेक्शन में लगते रहते हैं। ठीक है, तो एक बात बताओ कंजर्वेटिव के लिए, मैं चलो थोड़ा समझा देता हूँ फिर से, थोड़ा सा देखो कंजर्वेटिव के लिए। इमेजिन ये एक बॉडी है जिसका मास m है, लुक एट दिस, m है। इसको मैंने ऊपर ऐसे फेंका विथ सम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी से फेंका, जैसे से ये ऊपर जाएगा, एज दिस बॉडी विल गो अप, ग्रेविटी इसके ऊपर नीचे लगेगा ना, Yes. Yes. ग्रेविटी ऐसा लगेगा mg नीचे। तो देखो इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर है और जो ग्रेविटी फोर्स है वो नीचे है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कितनी एंगल है? 180. 180 On it. आपको याद होगा वर्क डन विल बी एफ एस कॉस 180, कॉस 180 होगा ना, Yes. माइनस Yes. वर्क डन नेगेटिव में Minus आएगा। -1. ये बॉडी Minus. h मीटर ऊपर जाती है ना, सपोज ये बॉडी h मीटर ऊपर हो गई, इसमें जो वर्क हुआ ना, वर्क होगा माइनस mg। minus mgh. ठीक है, mg और h जो है वो h इसका डिस्प्लेसमेंट है, Displacement. mg और h में 180 डिग्री की एंगल है, 180 में वर्क डन नेगेटिव आता है। ये मैंने आपको एक बार बताया था, वर्क डन नेगेटिव हो सकता है, वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क डन जीरो भी हो Yes. सकता है। यस Yes. तो एक बात, बॉडी ऊपर गई, ग्रेविटी ने नेगेटिव वर्क किया, आपको मालूम है कुछ देर के बाद बॉडी यहाँ जाके स्टॉप हो जाती है। स्टॉप हो गई मतलब काइनेटिक एनर्जी पूरा का पूरा जीरो हो गया। तो फिलहाल हमको ऐसा लगता है कि जैसे काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी लॉस हो गई। ठीक है, लेकिन माना यह जाता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है ना, वो पोटेंशियल एनर्जी में जाके स्टोर हो गई। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस से रिलेटेड पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। एक्चुअली में एक पॉइंट है कि पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली एसोसिएटेड विद कंजर्वेटिव फोर्सेस। अगर किसी बॉडी पे कंजर्वेटिव फोर्स लगता है ना, तो ही पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है। अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी भी मीनिंगलेस होता है, होती ही नहीं है पोटेंशियल एनर्जी। ये आगे चल के मैं मतलब अगले लेक्चर तक आपको और क्लियर होगा, ये अगले लेक्चर तक। थोड़ा याद रखो, पोटेंशियल एनर्जी किससे एसोसिएटेड है? कंजर्वेटिव फोर्सेस से। मतलब अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं है किसी सिचुएशन में, तो पोटेंशियल एनर्जी वाली कंसेप्ट भी नहीं होगा। पोटेंशियल एनर्जी तभी आती है जब कौन से फोर्सेस होते हैं बॉडी पे? कंजर्वेटिव। ठीक है, अब देखो बॉडी ऊपर जाके स्टॉप हो गई, मतलब पूरा काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। अब जब बॉडी नीचे आना स्टार्ट करती है तो mg फोर्स भी नीचे लगता है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे होता है। जब बॉडी नीचे आती है ना, mg फोर्स नीचे है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है। while coming down, what's the angle between force and displacement? 0. 0 degree. Zero. तो वर्क डन आप कैलकुलेट करो, वो फॉर्मूला से fs cos 0 से fs cos 0, तो वर्क डन आपका प्लस mgh है, MG. प्लस mgh। तो बॉडी जब नीचे आएगी ना, वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा प्लस mgh, और जब ऊपर गई थी तो माइनस mgh था।
तो बात है, अगर मैं ये पूरा एक क्लोज पाथ ले लूं, पूरा एक क्लोज पाथ, तो पूरे क्लोज पाथ में मतलब नीचे से स्टार्ट करके ऊपर और वापस ऊपर से नीचे पूरा एक क्लोज्ड पाथ ले लो। क्लोज पाथ में पता है उसने टोटल वर्क कितना किया? इट इज माइनस mgh प्लस mgh। Zero. Zero. तो कंजर्वेटिव फोर्सेस की एक और खास बात होती है, ये कंजर्वेटिव फोर्सेस की प्रॉपर्टी है कि वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ। एक आप क्लोज्ड पाथ ले लो, क्लोज पाथ मतलब जहां से स्टार्ट किया वापस वहीं पे आपको आना पड़ेगा। तो वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ कितना आ रहा है? 0। Zero. ऊपर जाने के टाइम पे नेगेटिव वर्क किया, नीचे आने के टाइम पे पॉजिटिव वर्क किया, ओवरऑल वर्क डन 0 आया क्लोज पाथ में। ये भी एक प्रॉपर्टी है किसकी? कंजर्वेटिव फोर्सेस की। ठीक है, Yes. अभी हमारा हाँ अभी कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, अभी भी आप बहुत सारी चीजें बताना बाकी है, जो होती जा रही है थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करो उनको। सो अगर कोई ऐसे बोले दैट वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ इज 0, तो इट इज फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस ऐसा करते हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस 0 होता है इन क्लोज्ड पाथ। बिल्कुल सही है ये, ठीक है। सो क्लियर विद दिस? Yes. जब ये बॉडी नीचे आती है ना, जब ये बॉडी नीचे आती है तो इसमें जो पोटेंशियल स्टोर था वो फिर से किस में रिकन्वर्ट होता है? काइनेटिक में। Kinetic. Kinetic. ओवरऑल आपकी बॉडी जो है ना उसका कुछ एनर्जी लॉस नहीं होता है। जिस एनर्जी से आपने उसको थ्रो किया था ऊपर, उसी एनर्जी से वो आपके हाथ में रिटर्न बैक होता है। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस की यही खास बात है, वो आपकी कभी भी एनर्जी को लॉस नहीं करवाते हैं। जितनी काइनेटिक से आपने उसको फेंका था उसी काइनेटिक से वापस आपको मिलेगा। देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू दिस फोर्सेस, तो इसलिए इनको कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, अब चलो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का भी दे देता हूँ। लेट्स गिव आइडिया ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब देखो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, सी टू इट केयरफुली। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का सबसे पहले एक एग्जाम्पल है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, कोई भी फोर्स जो फ्रिक्शन है या फ्रिक्शन के जैसा है, फ्रिक्शन आपको मालूम है मोशन को अपोज करता है, रिलेटिव मोशन को। फ्रिक्शन अल्टीमेटली बॉडी को रोकने की कोशिश करता है, मोशन को अपोज करता है। अगर कोई भी ऐसा फोर्स है जो मोशन को रोकने की कोशिश करता है तो वो नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। आपने कभी एयर रेजिस्टेंस सुना है? एयर रेजिस्टेंस, Yes. जब बॉडी एयर में घूमती है ना, जब बॉडी एयर में ट्रेवल करती है तो एयर भी उसको रोकने की कोशिश करती है बॉडी को। एयर फ्रिक्शन भी होता है, तो एयर रेजिस्टेंस भी है, वो भी नॉन कंजर्वेटिव है। ठीक है, अब नॉन कंजर्वेटिव कैसे है फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन कैसे नॉन कंजर्वेटिव हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। देखो कैसे, सी इट। एक बार बताओ, ये सपोज एक ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक है ना एक टेबल पे रखा हुआ है, इट इज केप्ट ऑन अ टेबल। अब इस ब्लॉक को है ना हम लोग ए पोजीशन से बी पोजीशन तक लेके जाएंगे। ये देखो ए से बी लेके जाएंगे। अब ए से बी तक जो डिस्टेंस है ना, सपोज वो एच है, एच इज अ डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। ये वापस ध्यान से सुनो, ये जो बॉडी है ना ए, इस बॉडी को हमने इस पे रखा है, टेबल पे रखा है। बॉडी टेबल पर है, टेबल पे उसको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जा रहे हैं, एच डिस्टेंस। तो क्योंकि ये बॉडी टेबल पे स्लाइड हो रहा है तो टेबल के साथ इसका फ्रिक्शन होगा ना। सो कोई बता सकता है कि ये जो बॉडी ना ए से बी जा रहा है, while moving from A to B, फ्रिक्शन बॉडी पे कैसे लगेगा? बैकवर्ड की ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में? Backward. लेफ्ट डायरेक्शन में। Left लेफ्ट direction. डायरेक्शन। फ्रिक्शन हमेशा अपोज करता है रिलेटिव मोशन को ना। फ्रिक्शन मतलब ऐसे लगेगा। चलो एक काम करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स ले लेते हैं, इसकी वैल्यू हम लोग ले लेते हैं सपोज स्मॉल एफ। फ्रिक्शन को स्मॉल एफ ले लेता हूँ। अब ये फ्रिक्शन काइनेटिक नेचर का हो सकता है क्योंकि बॉडी मूव कर रही है ना, तो काइनेटिक फ्रिक्शन ही होगा। याद है काइनेटिक और स्टैटिक? Yes. क्योंकि बॉडी देखो मूव कर रही है ए से बी तक, मूविंग बॉडी के ऊपर जो लगता है वो काइनेटिक होता है, स्टैटिक नहीं। स्टैटिक कब लगता है? मोशन स्टार्ट होने से पहले। तो एक बात बताओ, आप खुद देखो ये डायग्राम और मुझे बताओ, जब बॉडी ए से बी जाएगी ना, हाउ मच इज अ वर्क डन बाय फ्रिक्शन? फ्रिक्शन कितना वर्क करेगा? एनी आइडिया? नहीं आ रहा? ठीक है, माइनस एफ के एच। नहीं आ रहा है। व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन जब बॉडी ए से बी जा रही है? माइनस mgh। सर माइनस एफ के एच। कमाल है,
कुछ भी बोल रहे हो, मतलब आप आज से मतलब कुछ भी बोलना चालू किया आपने, ठीक है मैं करा देता हूँ। वर्क डन इज गिवन बाय एफ एस कॉस थीटा, बराबर। एफ जो है फोर्स, फोर्स तुम फ्रिक्शन ले लो ना, ठीक है, तुमको वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है ना, तो फ्रिक्शन लेंगे। एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की जगह एच लेंगे। और एफ और एच में कितनी एंगल तुमको दिख रही है? 180. 180. तो कॉस ऑफ 180 नहीं डाल सकते क्या? Yes. -1 कितना है वर्क डन? Minus. माइनस Minus FH. इजी तो है, क्यों इतना कंफ्यूज हो रहे हो? वर्क डन है माइनस एफ एच, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, बॉडी ए से बी गई ना, ठीक है। अब देखो मैं काम करता हूँ, मैं पाथ को चेंज कर देता हूँ। लेट्स चेंज द पाथ। सपोज बॉडी पहले देखो ए से सी गई, ये देखो बॉडी ए से सी गई बाय ट्रेवलिंग h मीटर्स, फिर बाद में वो सी से बी पे आई बाय अगेन ट्रेवलिंग h मीटर्स। ये देखो मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया है, एवरी साइड इज h मीटर। ऐसा हो सकता है ना? पॉसिबल है कि नहीं? ऐसा हो ही नहीं सकता। Yes. Yes. हो सकता बॉडी h मीटर ऊपर गई बाय ऊपर नहीं गई है, ऊपर नहीं गई, वो टेबल पे ही है। पूरा सब नीचे टेबल है, बॉडी टेबल पर घूम रही है, नीचे टेबल है बॉडी के। जैसे इस बुक के नीचे टेबल है ना, वैसे बॉडी के नीचे भी समझो टेबल है, ठीक है। तो एक बात है, जब बॉडी ऐसे ए से सी की तरफ जाएगी, देखो ऐसे जाएगी ना, बॉडी ए से सी की तरफ जाएगी, कैन यू टेल मी फ्रिक्शन कैसा लगेगा बॉडी पे? फ्रिक्शन पहले वाले जो ओरिजिनल डायरेक्शन था, ये वाला फ्रिक्शन वैसे ही लगता रहेगा कि बॉडी जब ए से सी जा रही है फ्रिक्शन सी टू ए लगेगा? क्या लगता C है? to A. C to A. बॉडी ए से सी जा रही है, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? सी टू ए ना। C to A. Yes. काम करो ना, अभी आप कैलकुलेट करो, हाउ मच विल बी वर्क डन बाय फ्रिक्शन फ्रॉम ए टू सी। आपको बता सकता है व्हाट विल बी वर्क डन बाय फ्रिक्शन फ्रॉम ए टू सी? Minus FH. minus fh. सेम होगा, माइनस एफ एच ही होगा। Yes. अच्छा एक बात, जब बॉडी सी से बी की तरफ जाएगी तब फ्रिक्शन बी टू सी लगेगा क्या? बी से सी की तरफ Yes. 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 वापस सेम सिचुएशन होगा। व्हाट विल बी वर्क डन फ्रॉम सी टू बी? Minus Minus fh. FH. सेम देखो रहेगा आपने मुझे बताया कि ए से सी तक होगा माइनस एफ एच, फिर सी से बी तक भी आपने बताया माइनस एफ एच। तो टोटल वर्क डन कितना हुआ सेकंड पाथ से जाने पर? Minus 2FH. Minus माइनस 2 2FH. FH तो वर्क डन सेम है क्या? पहले वाले पाथ से जाओ या दूसरे वाले पाथ से जाओ, तो ए से बी जाना है। अलग No. ठीक है ना? Different. उसका रीजन है कि जो फ्रिक्शन है ना वो अपना डायरेक्शन बदल देता है, फ्रिक्शन इजीली चेंजेस इट्स डायरेक्शन। तो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। तो जो अटेंड है वो समझ गए होंगे, ए से सी और फिर सी से बी जाना है, उस पाथ में अलग वर्क डन हुआ है, और ए से बी डायरेक्ट जाते हो तो वर्क डन अलग आया था। वेरी क्लियर? Yes. तो इसमें मैं ऐसा बोल सकता हूँ, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होते हैं जिसमें वर्क डन बाय द फोर्स डिपेंड्स ऑन पाथ। कौन से पाथ से जा रहे हो उस पर डिपेंड करता है वर्क डन। अलग अलग पाथ के लिए वर्क डन क्या होता है, अलग अलग होता है। सो लिख लो नॉन कंजर्वेटिव का डेफिनेशन लिखो पहले। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोज फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोज फोर्सेस in which work done depends on path. Those forces in which work done depends on path. ठीक है, तो नॉन कंजर्वेटिव आप एक एग्जांपल लिखो, फ्रिक्शन फोर्सेस, या दूसरा एग्जांपल है एयर रेजिस्टेंस। दिया? Yes. ठीक है, इसमें ये भी एक चीज आप लिख सकते हो, वर्क डन इन अ क्लोज पाथ जीरो नहीं होता है। मैंने पहले बताया था ना कि कंजर्वेटिव में क्या होता है, वर्क डन इन अ क्लोज पाथ जीरो होता है। यहां पर वर्क डन इन अ क्लोज पाथ जीरो नहीं होता है। वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ इज नॉट जीरो। लिखा है?
Yes. ठीक है, ओके। सो स्टूडेंट्स चलो आगे बढ़ते हैं अभी। सो राइट नाउ हमने काफी टाइम से डिस्कशन कर रहे हैं वर्क डन बाय द फोर्स की ना, वर्क डन कैसे होता है बाय द फोर्स वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखो, आपको कभी भी वर्क डन निकालना हो ना, वर्क डन बाय अ पर्टिकुलर फोर्स, ये फॉर्मूला प्लीज थोड़ा ध्यान रखो, ये आपको भूल जाती है क्या बार बार, ये याद रहेगी फॉर्मूला। Yes. अभी हम लोग फिलहाल है ना वर्क डन डिस्कस कर रहे हैं, अभी वर्क में अभी चीजें खत्म नहीं हुई, कुछ चीजें और बताना बाकी है। अब वर्क वाले टॉपिक में ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बात बता, आपको ये फॉर्मूला याद है, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपको मालूम है ये जो फॉर्मूला है एफ एस कॉस थीटा, इट इज अ फॉर्मूला विच यू कैन अप्लाई, आप ये अप्लाई कर सकते हो जब एफ कांस्टेंट है। इट्स अ वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स है ये, अगर फोर्स कांस्टेंट है ना तो ये फॉर्मूला ठीक है। यहां पे लिख रहा हूं मैं, देखो, इफ फोर्स इज कांस्टेंट, ठीक है। देखो अगर सपोज जो फोर्स बॉडी पे लग रहा है वो फोर्स कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला चल जाएगी एफ एस कॉस थीटा वर्क कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन पता है कभी कभी क्या होता है, फोर्स भी वेरिएबल होते हैं, मतलब फोर्स भी चेंज होते रहते हैं। ये देखो फोर्स भी वेरिएबल होते हैं। मैं आपको एक वेरिएबल फोर्स का एक एग्जांपल दे देता हूं, तभी आपको शायद ज्यादा समझेगा। फोर्स भी वेरिएबल होते हैं। देखो सपोज लुक एट दिस प्लीज, सपोज एक बॉडी है जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रही है, ये देखो बॉडी इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, ये ओ पॉइंट दिख रहा है, ओ इज अ ओरिजिन या ओ कोई स्टार्टिंग पॉइंट है। तो जब बॉडी ए पॉइंट पर है ना तो इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम ओ, ये देखो x1 डिस्टेंस पर है फ्रॉम ओ, और जब बॉडी बी पॉइंट पे पहुंचेगी, जब बॉडी बी पॉइंट पर पहुंचेगी तो इसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा ना, ये डिस्टेंस है x2। x1 x2 को ध्यान से देखो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो ये x1 है वो बॉडी का इनिशियल पोजीशन है और जब बॉडी बी पे आ गई तो x2 उसका फाइनल पोजीशन है, ऐसा बोल Yes. सकते हैं? Yes. Yes. x1 x2 का पोजीशन भी बोल सकते हो, इट्स नो हार्म। तो बॉडी का इनिशियल पोजीशन x1 है और बाद में वो x2 पे गई है। तो एक बात है, जैसे से बॉडी आगे बढ़ेगी, लेट से बॉडी इधर पहुंची, ए से बी जा रही है, बॉडी जब इधर पहुंचेगी ना, लेट से बीच में कहीं पे पहुंची है, तो ये देखो ध्यान से, ये x क्या है, उसका पोजीशन है ना। Yes. Yes. तो क्या क्या लगता है, जैसे से बॉडी आगे बढ़ेगी ये जो x है वो चेंज होता रहेगा क्या, पोजीशन चेंज होता रहेगा? Yes. 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 यस डेफिनेटली। सपोज अभी ध्यान से सुनो, जब ये बॉडी आगे बढ़े ना ए से बी तक, सपोज इस बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है, ये देखो एफ, ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स पोजीशन पे डिपेंड करता है। ये देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेट दिस फोर्स इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ये देखो लिखा है। तो जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा ना वैसे वैसे ये फोर्स भी बढ़ेगा। सपोज ये देखो लिखा है एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स है, सपोज ऐसा सिचुएशन है। अगले स्टेप में ये प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करके मैं कांस्टेंट डालूंगा के, एफ इक्वल टू कितना हो गया, कांस्टेंट के डाला, के एक्स। इसमें के तो कांस्टेंट है लेकिन एक्स तो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा ना, तो जैसे जैसे एक्स चेंज होगा उसके साथ कौन चेंज होगा, एक्स के साथ फोर्स। Force. देखो ये फोर्स वेरिएबल हो गया, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल फोर्स। अब अगर आपसे कोई पूछे दैट कैलकुलेट द वर्क डन बाय दिस फोर्स फ्रॉम ए टू बी, ए से बी जाने के टाइम पे वर्क डन बाय दिस फोर्स, तो आप तो बोलेंगे सर हम लोग ये यूज करेंगे एफ एस कॉस थीटा। एफ को मैं क्या लिखूं, एफ तो हर स्टेप पे चेंज होता रहेगा ना। Yes. थोड़ा मैं एक आइडिया देता हूँ, ध्यान से सुनना। जब बॉडी ए पॉइंट पर होगी ना, जब बॉडी ए पर होगी, फोर्स की वैल्यू ये होगी क्या, के x1, Yes. Yes. और जब बॉडी बी पॉइंट पर आएगा तब फोर्स कितना होगा, KX2. x2 समझ सकते हो, फोर्स हर पॉइंट पे वेरी करेगा। तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं वर्क डन की ये फॉर्मूला यूज करूं एफ एस कॉस थीटा, तो प्रॉब्लम ये है कि इसमें मैं एफ कितना डालूं, एफ तो हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है ना। yes उसका डेरिवेटिव ले सकते हैं क्या? हाँ वो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन जो भी लेना है वो हम लोग करेंगे, मैं वो मैं आपको बताऊंगा।
लेकिन पहले आपको थोड़ा सिचुएशन समझनी है। प्रॉब्लम समझा कहां पर है? फोर्स वेरी कर रहा है, ठीक है। यस यस हाँ, तो ये फॉर्मूला जो ना वर्क डन की एफ एस कॉस थीटा, वो ये फॉर्मूला इतना इजीली हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तो देखो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं वो ध्यान से देखो, सी केयरफुली। एक बार था, जब बॉडी ए से बी से जा रहा है, ठीक है, जाने के टाइम पे आप बीच में कोई पॉइंट ले लो, ये वाली देखो बीच में एक पॉइंट ले ली। जब बॉडी यहां पर है, बीच में कोई पॉइंट ले लो इधर, तो बॉडी का जो पोजीशन है वो एक्स है, ठीक है। जब बॉडी का पोजीशन एक्स है, तभी जो फोर्स होगा ना, फोर्स इतना होगा k इंटू एक्स, बराबर। Yes. जब बॉडी का पोजीशन जो है वो x है, तो फोर्स कितना लगेगा उस मोमेंट पे? kx। अब सुनो ध्यान से, सपोज ये बॉडी थोड़ा सा आगे गया, प्लीज लुक एट द स्क्रीन केयरफुली। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, ध्यान से देखो। सपोज ये देखो बॉडी थोड़ा सा आगे गया, एकदम थोड़ा सा आगे गया। कितना ये आगे गया? ये आगे गया बाय dx मीटर्स, दिख रहा है? एक बात बताओ, ये जो dx है ना, dx इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस बॉडी, लेकिन dx बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस कवर्ड है, dx बहुत ही छोटा है। अब dx इतना छोटा है कि मैं ऐसे अज्यूम कर सकता हूं कि जब बॉडी ये dx मीटर कवर कर रही है ना, उस टाइम पे ये फोर्स चेंज नहीं हो रहा है। ये पूरे dx पाथ में, ये जो dx पाथ है, उस पूरे पाथ में फोर्स इतना ही है, kx ही रहेगा। ऐसे मान सकते हैं क्या? Yes. Yes. dx is a very small path, so we can assume that while traveling the dx, force remain almost constant. Force remain kx only. सभी काम करेंगे। ये जो dx पाथ है ना, dx जो पाथ है ना, इसमें कितना वर्क हुआ हमको वो निकालना है। मतलब पहले हम लोग ये फाइंड करेंगे व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स ओनली इन द dx मीटर, dx पाथ में कितना वर्क हुआ। तो एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट कितना लूं मैं? dx ले लूं? डिस्प्लेसमेंट कितना है? dx Yes, dx. Yes. यहाँ पे लिखा है डिस्प्लेसमेंट ये है। अच्छा, फोर्स कौन सा ले लूं? फोर्स kx ले लूं मैं? kx Yes, kx. Yes. kx ले सकता हूँ ना, ये देखो ऐसे, ये देखो ये ले लिया। अब देखो यहाँ पे मैंने kx dx लिखा है, ये पता है क्या हो गया? डॉट प्रोडक्ट ले लिए बीच में, सब दोनों की डॉट प्रोडक्ट ले ली। ये पता है क्या है? इट इज अ स्मॉल वर्क डन इन ओनली द, इट इज अ स्मॉल वर्क डन फॉर ओनली dx डिस्टेंस। जब बॉडी ने dx डिस्टेंस कवर किया तब जो वर्क डन है वो है ये। तो ये वर्क डन बहुत छोटा सा वर्क डन है। अब जो आपने यहाँ पे किया ना, सोचो हर जगह हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे भी मैंने ऐसे ही किया कि बॉडी ने dx मीटर कवर किया, यहाँ पर भी वैसे ही किया, इधर भी बॉडी ने dx मीटर कवर किया। ये सारे ये जो छोटे छोटे वर्क है ना, इन सब वर्क को एडिंग करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन मतलब समेशन ऑफ दिस वर्क, इससे मिलेगा टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन किससे मिलेगा? बाय इंटीग्रेटिंग दिस। इंटीग्रेशन पढ़ा है आपने अभी? थोड़ा बहुत आता है? यस नहीं। यस थोड़ा बहुत sir. इंटीग्रेशन मतलब समेशन। इंटीग्रेशन मतलब समेशन ही होता है, सम करना, ऐड करना। देखो यहां पर मैंने कैसे ये छोटा सा वर्क डन कैसे कैलकुलेट किया, kx इंटू dx करके ना। ऐसे ही सोचो पूरे पाथ में, ऐसे ही मैंने छोटे छोटे dx में डिवाइड किया है पूरे पाथ को ऐसे dx 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 में डिवाइड किया है। तो हर dx के लिए वर्क कितना होगा? kx इंटू dx होगा हर dx के लिए। सारे ऐसे छोटे छोटे वर्क्स को हम लोग प्लस कर देंगे तो हमें टोटल वर्क मिलेगा ना। Yes. Yes, sir. ये वही किया हुआ है, ये वही है, समझ रहे हैं? Yes. Yes, sir. सर integration ये बोलते cos हैं। थीटा कहाँ गया? हाँ, cos थीटा देखो भाई बीच में डॉट प्रोडक्ट डाला हुआ है ना, ये डॉट है। जब तुम डॉट को Yes. सॉल्व करोगे तो cos थीटा आ जाएगा। मैंने डॉट रखा है बीच में। यस अब देखो ये जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि ये kx होता है, जरूरी है कि हमेशा kx होगा? कभी कभी No. आपको कुछ और भी दे सकते हैं। Yes, इसलिए yes. kx एग्जांपल था। kx की जगह तुम भले f बार वापस लिख दो, kx की जगह f बार लिख दो, डॉट प्रोडक्ट विथ dx बार। तो ये देखो f बार डॉट dx बार है ना, ये सोचो ये छोटा सा वर्क डन है, इट्स अ वेरी लिटिल वर्क डन। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे ना, मतलब समेशन ऑफ सच वर्क्स, दैट विल गिव यू टोटल वर्क। टोटल वर्क विल बी गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ f dx, ठीक है। तो अगर आपको लिखना है तो लास्ट वाला फॉर्मूला ये है, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f बार डॉट dx बार। समझा क्या? Yes. यस सर
ठीक है, सो आई होप ये क्लियर है. दिस इज अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस. जब भी ऐसा हो जाए ना कि फोर्स आपको लग रहा है वेरिएबल है, तो आप प्लीज एक याद रखो कि इंटीग्रेशन से उसको करना होगा. हम लोग इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे तो बताऊंगा मैं, इंटीग्रेशन से आपको वर्क कर मिलेगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. ठीक है, सी अभी भी हम लोग वहीं उसी टॉपिक पर हैं, वेरिएबल फोर्स. उसी टॉपिक पे है, वेरिएबल फोर्स पे. सी अब ये जो वर्क डन आपने निकाला, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स निकाला ना, कैसे निकाला? इंटीग्रेशन से मैंने बोला निकालना होता है. इसका एक और मेथड है, ग्राफ की मेथड से भी कर सकते हैं. वर्क डन हम लोग ग्राफ्स के मेथड से भी निकाल सकते हैं. ये देखो, सपोज यहाँ पे मैंने ग्राफ प्लॉट किया है, एक्स एक्सिस दिख रहा है, एक्स एक्सिस पे मैंने बॉडी की पोजीशन प्लॉट की है कि बॉडी की पोजीशन क्या है. वाई एक्सिस पे मैंने जो फोर्स लग रहा है बॉडी के ऊपर वो प्लॉट किया है. तो आपको वो जो अभी अभी करा है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वो याद होगा आई एम श्योर. उसमें याद है इनिशियल पोजीशन बॉडी की x1 थी क्या? Yes. X1. ये देखो यहाँ पे x1 है, सपोज दिस मच इज x1, और फाइनल पोजीशन कितनी थी? जितना x2 था. X2. ये देखो, अब देखो जब बॉडी x1 पे है ना, तब बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो इधर है. देखो इतना, ये देखो इतना, ये फोर्स है जब बॉडी देखो x1 पे है. x1 पे ये फोर्स है, लेट्स सब ऐसे ले लेता हूँ, फोर्स F1 है. अब देखो उसके बाद बॉडी आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे बॉडी आगे बढ़ेगी उसका पोजीशन चेंज होगा. ऐसे देखो, ये देखो ऐसे, तो फोर्स भी सपोज चेंज हो रहा है. देखो ऐसे, ये मैंने कोई भी शेप ले रहा हूं, मुझे नहीं पता रियल शेप क्या है. देखो फोर्स चेंज हो रहा है देखो. और जब बॉडी x2 पे पहुंचेगी ना, तब फोर्स भी वेरी हो चुका होगा. तो बॉडी x2 पे ना, तब फोर्स इतना है. देखो ये इतना फोर्स है, ये देखो. तो ये आपका पूरा ग्राफ है. देखो एक एग्जाम्पल है, जस्ट ये ग्राफ है. देखो ग्राफ की जो शेप है ना, शेप कुछ भी हो सकती है, मैं अपने हिसाब से बना ली है. ये शेप स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, इट कैन बी अ स्ट्रेट लाइन ऑल्सो. अच्छा, ये ग्राफ समझा क्या कैसे है? Yes, sir. Yes. ग्राफ में क्लियरली दिख रहा है कि जो फोर्स है ना वो वेरी कर रहा है एज द पोजीशन इज वेरिंग. जैसे पोजीशन चेंज हो रही है, बॉडी की फोर्स भी चेंज हो रही है. अब सुनो ध्यान से, क्या अभी इसमें से, इस ग्राफ में से हमको वर्क डन निकालना है. मुझे ये वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स निकालना है विथ द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ. तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना. अभी देखो, ये जो मैं मेथड आपको बता रहा हूँ ना, ये न्यूटन ने डिस्कवर किया था मेथड. काफी इंपॉर्टेंट मेथड है, ध्यान से देखना. ये देखो, जब बॉडी x1 से x2 जा रही है ना, तो बीच में आप कोई भी एक पोजीशन ले लो. ये देखो, ये एक पोजीशन ले ली बीच में, x. जब बॉडी x पोजीशन पे खड़ी है ना, ध्यान से, जब बॉडी x पोजीशन पे खड़ी है, जब बॉडी x पे पहुंची है, तब ये देखो, ये बॉडी पे ये फोर्स लग रहा है क्या? देखो, यस. Yes. Yes. अब Yes. देखो, इसके बाद ध्यान से सुनना. इसके बाद क्या करो, सपोज एक छोटा सा ऐसे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बना रहा हूं मैं. ये देखो, छोटा सा रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बना है. ये देखो, दिख रहा है? छोटा सा, इसको स्ट्रिप कहते हैं, स्ट्रिप. छोटा सा रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनाया मैंने. अब इस स्ट्रिप की जो ये थिकनेस है ना, ये देखो, ये वाली जो इसकी थिकनेस है स्ट्रिप की, वो dx है. DX. थिकनेस इज dx, मतलब स्ट्रिप की जो थिकनेस है वो dx है. ठीक है. अब एक्चुअली ये dx क्या है, ध्यान से सुनो. एक्चुअली ये जो dx है ना, वो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है. बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट किया ये dx, लेकिन ये इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट है, dx इज अ सो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, कि मैं ऐसे अज्यूम कर सकता हूं कि जब ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है dx, तब ये फोर्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, f ही रहेगा, कि चेंज होगा व्हाइल ट्रैवलिंग द dx डिस्टेंस. फोर्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, याद है? Constant. Constant रहेगा. समझा था ना, वही है चीज. हाँ, तो एक बात बताओ स्टूडेंट, अगर मैं ये ले लूं दिस f मल्टीप्लाई विथ dx, तो मुझे क्या मिलेगा? या अगर मैं ये ले लूं f मल्टीप्लाई विथ dx, इज इट अ वर्क डन ऑन इन द पाथ ऑफ dx मीटर? Yes. ये पूरा वर्क मिल गया, ये पूरा वर्क मिल गया क्या a से b तक का, कि ये खाली dx पाथ में जो वर्क हुआ है वो है? छोटा सा ही मिला. DX पाथ में हो. Path में. हाँ ठीक है. तो देखो, अगर आपने f इंटू dx किया, इट इज इक्वल टू वर्क डन इन द पाथ ऑफ dx. लेकिन अभी ध्यान से देखो, ये स्ट्रिप दिख रही है जो मैंने स्ट्रिप बनाई है, ये इसको स्ट्रिप कहते हैं. स्ट्रिप, स्ट्रिप हिंदी में बोलो तो उसको पट्टी कहते हैं. पट्टी हिंदी में पट्टी कहेंगे, और इंग्लिश में बोले तो स्ट्रिप कहेंगे. ये स्ट्रिप है, इसको ऑलमोस्ट हम लोग रेक्टेंगुलर मान सकते हैं. इस स्ट्रिप को वी कैन अज्यूम ऑलमोस्ट इट्स अ रेक्टेंगल.
ठीक है, तो इस स्ट्रिप की अगर मुझे एरिया निकालनी है तो एरिया मिलती है लेंथ इनटू ब्रेथ करके ना। तो इस स्ट्रिप का Yes. लेंथ कितना है मालूम है? ये देखो, F जितना F. फोर्स है ना आपका, जितना फोर्स होगा उतना स्ट्रिप की लेंथ होगी ना। और स्ट्रिप की ब्रेथ कितनी है? ब्रेथ DX एक्चुअली मैं जब अभी बोलता हूँ ना F इंटू डी एक्स, इज इट लाइक लेंथ इंटू ब्रेथ ऑफ द स्ट्रिप है क्या ये? Yes. F इंटू डी एक्स से आपको पता है क्या होगा? एरिया ऑफ स्ट्रिप भी मिल जाएगी। Yes. तो ये F इंटू डी एक्स से स्ट्रिप की एरिया मिलती है। अब देखो, F इंटू डी एक्स इज अ स्मॉल वर्क डन। ऐसे एक बात बताओ, ऐसे अगर पूरे ग्राफ को छोटे छोटे स्ट्रिप्स में कट करूं मैं, ऐसे ये देखो, ये स्ट्रिप में कट किया, यहां पे स्ट्रिप ले लिया, ये देखो, कोई भी स्ट्रिप में जो आपने लिया उसमें जो वर्क डन है, वर्क डन इन दैट स्ट्रिप कितना होगा? F इंटू डी एक्स होगा। Yes. तो Yes. सारे एफ डी एक्स को प्लस कर दो। ये देखो मैं ऐसे कर रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल एफ डी एक्स, मतलब सारे एफ डी एक्स को प्लस कर दो तो आपको मिलेगा वर्क डन बाय द फोर्स ना। ये तो मालूम है आपको। लेकिन एक बात, एफ इंटू डी एक्स Yes. क्या है? एफ इंटू डी एक्स इज द एरिया ऑफ अ स्ट्रिप। area of strip. तो ये मतलब हो गया इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द एरियाज ऑफ द स्ट्रिप। सारे एफ डी एक्स को आप प्लस करोगे मतलब सारी स्ट्रिप्स की एरिया को आप प्लस कर दोगे। टेल मी, अगर ये सारी स्ट्रिप्स की एरियाज को मैं प्लस कर दूं तो मुझे टोटल एरिया अंडर द ग्राफ बन जाएगी क्या वो? Yes. 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 क्योंकि पूरा सारी स्ट्रिप्स को प्लस कर दो एरियाज को तो टोटल एरिया मिल जाएगी ना। तो एक फॉर्मूला देखो यहाँ पे बन रही है, वर्क डन बाय दिस वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय दिस वेरिएबल फोर्स इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व, बराबर है। सिंपल है, देखो याद रखो, अगर आप इसकी एरिया फाइंड करोगे ना, पहले स्ट्रिप की एरिया फाइंड करो। स्ट्रिप की एरिया भी F इंटू डी एक्स होगी। आपको मालूम है एरिया F इंटू डी एक्स इज अ वर्क डन, तो वर्क डन एरिया के इक्वल है। ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया। तो पूरी ग्राफ की नीचे की एरिया फाइंड करोगे तो आपको उससे पूरा वर्क डन मिल जाएगा। समझा क्या? Yes, sir. समझा। Yes. हाँ, तो ये फॉर्मूला याद रखो, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व। लेकिन कौन सा ग्राफ है ये? फोर्स वर्सेस पोजीशन ग्राफ होना चाहिए। ठीक है, नोट कर लो, बोले इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लो। सर वो ग्राफ बनाना है क्या? हेलो सर, सर वो ग्राफ बनाना है क्या? कुछ डाउट है क्या? सर वो ग्राफ बनाना है क्या नोटबुक में? देखो बनाओगे तो अच्छा है, ग्राफ बनाओ, उसमें इतनी सारी स्ट्रिप्स मत बनाओ, एक ही स्ट्रिप बनाओ तो भी चलेगा। ग्राफ बनाना चाहिए, यस। स्टूडेंट, ये चैप्टर लेंदी है, मुझे मालूम है, काफी दिन से चल रहा है, ये सब इतने सारे टॉपिक हैं, लेकिन आपको आई होप मतलब बहुत डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा ना ये सब फॉर्मूलाज कांसेप्ट्स? No, sir. No. No, sir. लेंदी एक्चुअली में है नहीं, मैं थोड़ा स्लोली जा रहा हूँ एक्चुअली, क्योंकि इस चैप्टर में अगर हमने फास्ट गए ना, आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे। फिर फास्ट फास्ट जाके मतलब नहीं, एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, भले टाइम लगे, नो प्रॉब्लम, बट एक एक, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर भी ऑलमोस्ट एंडिंग पे आ रहा है, अगले एक दो लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा। इसके न्यूमेरिकल्स काफी अलग अलग वैरायटी के न्यूमेरिकल होते हैं जेई में, इसके ऊपर थोड़े न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करेंगे हम लोग, एक लेक्चर पूरा। ओके, कंप्लीटेड? Yes. ठीक है, तो आज मैं यहाँ तक हो गया। आज मैं एक टॉपिक और करा देता हूँ, उस वो टॉपिक कराने के बाद ना वर्क खत्म हो जाएगा, वर्क वाला जो पूरा सेक्शन है खत्म हो जाएगा। एक लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, उस लास्ट टॉपिक का नाम है वर्क एनर्जी थियरम। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वर्क एनर्जी थियरम। इस थियरम में आप देखोगे कि जो हम लोग वर्क अभी तक कितना बार हमने वर्क कैलकुलेट किया है। हमने वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स भी कैलकुलेट किया, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स भी डिस्कस किया। बहुत दिन से हम लोग वर्क डिस्कस कर रहे हैं। इस थियरम में आपको पता चलेगा कि जो वर्क होता है ना, वो एक्चुअली में एनर्जी से कैसे रिलेटेड है, हाउ वर्क इज कंसर्न विद एनर्जी। क्योंकि एनर्जी हमको समझता है, एनर्जी बॉडी में होती है, स्टोर होती है, एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमें है। वर्क कैसे एनर्जी से रिलेटेड है वो इस थ्योरम में समझ में आता है। इट्स कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। पुट द हेडिंग वर्क एनर्जी थ्योरम
ठीक है, अब वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है वो मैं पहले आपको समझा देता हूँ। लुक एट दिस, सपोज ये एक बॉडी है, ध्यान से देखो, एक बॉडी है जो ए पॉइंट पर खड़ी है या ए पॉइंट पर एग्जिस्टिंग है, ए पॉइंट पर ये बॉडी है, ए से ये बॉडी बी तक जा रही है। ठीक, जब ये बॉडी ए से बी जा रही है ना, ठीक है, तो इसके ऊपर एक फोर्स लग सकता है, दो फोर्सेस भी लग सकते हैं, सपोज दो से ज्यादा फोर्सेस भी हैं, पता नहीं, लेकिन कुछ फोर्सेस लग रहे हैं। तो एक बात बताओ, अगर सपोज लेट्स से कि दो फोर्सेस लग रहे हैं, तो दोनों फोर्स वर्क डन करेंगे ना, वर्क डन बाय फर्स्ट फोर्स होगा और वर्क डन बाय सेकंड फोर्स भी होगा, दोनों फोर्सेस वर्क करेंगे, उन दोनों वर्क को ऐड कर दो, ऐड द वर्क डन बाय वेरियस फोर्सेस, सारे वर्क डन बाय फर्स्ट फोर्स ऐड विथ वर्क डन बाय सेकंड फोर्स, दोनों को ऐड कर दो, तो उससे मुझे टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस मिलेगा क्या? Yes. Yes. सपोज देखो मैंने यहाँ पे टोटल वर्क डन निकाल लिया, ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है W टोटल, मतलब टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इन मूविंग फ्रॉम A to B। ठीक है, अब ये हमने निकाल लिया सपोज। ठीक है, अभी वर्क क्या करता है, मतलब वर्क का फिजिकली मीनिंग क्या है वो अभी यहाँ पे आएगा। जब बॉडी ए पॉइंट पर है ना, जब बॉडी ए पॉइंट पर है, लेट्स से इस बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी है वो Ke1 है। ठीक है, पोटेंशियल की हम लोग बात ही नहीं कर रहे, पोटेंशियल भी हो सकती है बॉडी के पास, बट हमारा कंसर्न काइनेटिक के साथ है। ए पॉइंट पर बॉडी के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो Ke1 है, और जब बॉडी बी पे पहुंचती है तब सपोज उसका काइनेटिक एनर्जी Ke2 हो गया। अब काइनेटिक क्यों बदल गया? क्योंकि बॉडी के ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं, फोर्सेस लगने से बॉडी की वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है, तो काइनेटिक एनर्जी भी तो चेंज हो सकती है ना, वेलोसिटी चेंज हुआ तो काइनेटिक एनर्जी Ke1 Ke2 है। तो एक बार बताओ, अगर मैं इसमें बोलूं, अगर मैं ऐसा करूं Ke2 माइनस Ke1, ये देखो यहाँ पे लिख रहा हूं Ke2 माइनस Ke1, कैन आई से दिस इज अ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? Ke2 माइनस Ke1 से क्या मिलेगा? Yes. हाँ, तो Ke2 माइनस Ke1 क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग, द वर्क डन, टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन द बॉडी, टोटल वर्क डन ऑन ऑल द फोर्सेस बाय द बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। यही है वर्क एनर्जी थ्योरम। हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, समझेंगे कैसे होता है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गिविंग यू द थ्योरम स्टेटमेंट। ये थ्योरम है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस मिला दो, वो किसके इक्वल होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। Kinetic energy. इसको अगर फिजिकली मतलब समझो ना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आप जो भी वर्क करते हो ना बॉडी के ऊपर, टोटल जो वर्क होता है वो पूरा का पूरा टोटल वर्क बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। टोटल वर्क होता है, इट कन्वर्ट्स इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, वर्क डन कन्वर्ट्स इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब ऑब्वियसली इसका प्रूफ भी रहेगा, वी कैन प्रूव दिस थ्योरम। इसको प्रूफ करने के लिए काम करना है, थोड़ा सा एक सिंपल सिचुएशन लेते हैं। एक बॉडी के ऊपर एक ही फोर्स ले लेते हैं, सपोज बॉडी के ऊपर एक ही फोर्स है, तो क्या वर्क डन कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा, क्योंकि खाली एक ही वर्क कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए फॉर सिंपलिसिटी हम लोग कितने फोर्सेस लेंगे बॉडी के ऊपर? एक ही लेंगे। एक। 1 force। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, वो जो फोर्स बॉडी पे लग रहा है, F लग रहा है सपोज, ये फोर्स कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। फिर उसमें दो सिचुएशन है, फोर्स या तो कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा। एक बात बताओ, कौन सा लेने पे डिफिकल्टी बढ़ती है? मतलब कांस्टेंट लेंगे कि वेरिएबल है, किसमें ज्यादा थोड़ा डिफिकल्टी होगा? वेरिएबल में डिफिकल्टी। वेरिएबल ले लेते हैं ना, कांस्टेंट भी ले सकते हैं, कांस्टेंट से आपको चाहिए वो भी करा के दिखा दूंगा मैं। पहले वेरिएबल कर लेते हैं। Yes. F इज वेरिएबल, जो फोर्स बॉडी पे लग रहा है ना वो वेरिएबल है, ये देखो लिखा है मैंने, फोर्स वेरिएबल है। ठीक है, सो बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो वेरिएबल है। अब देखो प्लीज लुक एट द स्क्रीन केयरफुली। देखो जब बॉडी स्टार्टिंग पॉइंट पर है ना, लुक एट दिस, बॉडी जब स्टार्टिंग पॉइंट पे है, इसका वेलोसिटी जो है ना, बॉडी का वेलोसिटी है, बॉडी का v1 वेलोसिटी है, और इसका जो पोजीशन है ना वो x1 है। फाइनल प्लेस पे जब बॉडी आ गया, फाइनल प्लेस पे, तब इसका वेलोसिटी v2 है और पोजीशन x2 है। लेकिन इनिशियल और फाइनल प्लेस के बीच में सपोज यहाँ पर बॉडी है, इधर यहाँ पर जब बॉडी है ना, तब बॉडी का जो पोजीशन है वो x है। स्टूडेंट ये सिंबल कुछ न्यू नहीं है, आपको अभी जो पहले डिस्कस किया वही सेम सिंबल्स आने वाली है। देखो, तो बीच में आप एक पॉइंट ले लो, पाथ के बीच में एक पॉइंट ले लो, वहां पे पोजीशन कितनी है? x है। अब
एक्स पोजीशन पर जो फोर्स बॉडी पे लग रहा है ना वो फोर्स एफ है, ठीक है, एफ फोर्स लग रहा है। और जब ये जो आपने बीच में एक पॉइंट लिया वहां पर बॉडी की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी वी है, बॉडी का वेलोसिटी वी है, फोर्स एफ है और पोजीशन एक्स है। डायग्राम को प्लीज देखो, डायग्राम में कुछ डाउट है? क्लियर है पूरा डायग्राम? Yes. एक बात बताओ, ये जो मैंने v लिखा है, v और ये जो x लिखा है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस पोजीशन है क्या, v और x? Yes. Yes. यस, Yes. v इज अ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब v इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी है, गिवन पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी है, और x जो है ना वो इंस्टेंटेनियस पोजीशन है, मतलब अभी उसकी वो पोजीशन है बॉडी की, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अब सपोज इस बॉडी ने थोड़ा सा डिस्टेंस कवर किया आगे, छोटा सा डिस्टेंस कवर किया, कितना छोटा सा यार है, dx। dx ये डिस्टेंस इतना छोटा है कि ये जो छोटा सा डिस्टेंस है उसमें मैं मान सकता हूँ क्या फोर्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा? Yes. yes तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन इतने छोटे से डिस्टेंस में कितना होगा वर्क डन? F into dx, याद है? yes Yes. तो टोटल वर्क कैसे मिलेगा? टोटल वर्क डन बाय दिस फोर्स बाय इंटीग्रेटिंग दिस f dx। Yes. ये कुछ डिफिकल्ट तो नहीं है, पहले किया है, वही मैं पूछ रहा हूँ। ये देखो, Yes. हाँ अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। देखो अभी ये जो फोर्स है ना जो बॉडी पे लग रहा है, इस फोर्स को मैं क्या कर सकता हूँ, फोर्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं m into a, बॉडी का मास और बॉडी की एक्सेलरेशन। अब इसमें जो एक्सेलरेशन है वो भी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, मतलब ये जब बॉडी ये छोटा सा डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, तब व्हाइल ट्रेवलिंग दिस स्मॉल डिस्टेंस, तब उस बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो है a इज अ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, उस मूवमेंट में एक्सेलरेशन है। एक बात बताओ, बॉडी पे फोर्स तो लग रहा है, एफ लग रहा है ना, फोर्स से वेलोसिटी चेंज हो सकता है क्या कि नहीं? Yes. Change of फोर्स लगने से वेलोसिटी चेंज होता है। तो सपोज ये जो फोर्स है ना उसकी वजह से जो ये वेलोसिटी है ना v चेंज हो गया, v बिकम v प्लस dv। v जो है ना वो थोड़ा सा चेंज हुआ, इट बिकम v प्लस dv। तो वेलोसिटी चेंज कितना हुआ? dv चेंज हुआ। वेलोसिटी में जो चेंज आई ना वो कितनी आई? dv। और सुनो ध्यान से, ये जो dx डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है, dx डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है, ये dx डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसको जो टाइम लगा वो है dt। ये जो सब मैं सिंबल लिख रहा हूँ ना, dt, dv, dx, ये सब वो छोटे से पाथ के अंदर ही है। वो छोटा पाथ ट्रेवल करने के लिए जो टाइम लगा वो dt है, और वो जो छोटा सा पाथ है उस पाथ में जो वेलोसिटी चेंज हुआ वो dv है, ठीक है। तो थोड़ा सोच के स्टूडेंट आंसर देना यहाँ पे, dv अपॉन dt क्या होगा? dv अपॉन dt, acceleration. acceleration एक्सेलरेशन को हम लोग dv अपॉन dt लिख सकते हैं। देख लो, इस साथ में बॉडी का मास, ये हो गया इंस्टेंटेनियस फोर्स। फोर्स को आप ऐसे लिख सकते हो ma, और a को लिख सकते हो dv बाय dt। क्लियर है ये? yes Yes. अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप देखो, dv डिवाइड बाय dt, ये देखो मैंने लिखा है dv अपॉन dt। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने डिवाइड विथ dx किया और इधर मल्टीप्लाई विथ dx किया। Chain rule. dx वो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, देखो यहाँ क्लियर है? हाँ, Yes. dx से मल्टीप्लाई किया और dx से डिवाइड किया, उसमें क्या हो गया? अब ये देखो, ये dx बाय dt, ये दिख रहा है क्या? dx एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, dx इज अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एंड dt इज अ टाइम। तो अगर आप बहुत ही छोटा डिस्प्लेसमेंट लोगे dx, तो बहुत ही छोटा टाइम लोगे dt, तो थोड़ा देखो अच्छे से, dx बाय dt मतलब इज इट अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्मॉल टाइम ना, dx बाय dt। Velocity. yes ये आपको पता है क्या देगा? इससे मिलेगा velocity Instantaneous velocity. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v था क्या? v था ना पहले तो, Yes. yes उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी कितना था? v था ना। तो dx बाय dt से v मिलेगा, साथ में देखो ये भी रहेगा साथ में dv अपॉन dx। देखो काफी नई नई चीजें सीख रहे हैं आप, ये पूरे चारों स्टेप्स एक बार देख लो वापस, चारों स्टेप्स अच्छे से देख लो। सर वो dv by dt एक बार बताओ ना कैसा है? क्या क्या dv बाय dt? Yes. देखो ये जो फोर्स लग रहा है ना, ध्यान से देखो, ये जो फोर्स लग रहा है, ऐसे मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि ये जो फोर्स लग रहा है F, dx मीटर तक, तो dx मीटर तक वो फोर्स कांस्टेंट रहेगा, ऐसे मान सकते हैं कि फॉर ट्रैवलिंग dx मीटर दिस फोर्स रिमेन कांस्टेंट। तो क्योंकि बॉडी पे फोर्स तो लग रहा है ना, तो फोर्स से बॉडी एक्सेलरेट करेगा। न्यूटन का लॉ यही बोलता है ना, बॉडी पे फोर्स लगाओगे तो बॉडी एक्सेलरेट करता है। फोर्स की वजह से बॉडी में जो एक्सेलरेशन हुआ, ये जो छोटी सी पाथ है dx पाथ, dx जो पाथ है ना, उसमें बॉडी ने एक्सेलरेट किया।
एक्सेलरेट किया मतलब वेलोसिटी चेंज हुआ उसका, वेलोसिटी चेंज बाय डीवी, वेलोसिटी चेंज बाय डीवी For इन द dt टाइम time. ऑफ dt सेकेंड्स। Yes. डीवी बाय dt से एक्सेलरेशन मिल जाएगा बॉडी का। Yes. स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर है सबका? Yes. Yes. बस एक Yes. लास्ट स्टेप है अभी, ये जो डिनोमिनेटर में dx है ना उसको इधर शिफ्ट करेंगे, हमको देखो fdx की वैल्यू मिल जाएगी। fdx याद है छोटा सा वर्क डन होता है fdx, Yes. Yes. fdx की वैल्यू ये आई mvdv, प्लीज देख लो ये, ठीक है? तो देखो fdx की वैल्यू mvdv है, fdx ये जो fdx की वैल्यू है मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ देखो, बिकॉज आई वांट टू फाइंड आउट द टोटल वर्क डन, टोटल वर्क ही निकालना है मुझे। तो fdx की वैल्यू मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ देखो mvdv, कैसे निकाली देखो वो साइड में निकला हुआ है, ये चीज यहाँ पे हमने डाल दी। अच्छा एक बात बताओ, इंटीग्रेशन आपको आता है थोड़ा बहुत, नहीं आता है? आता है। Yes sir आता है। मैथ्स में सीखा? नहीं सर। नो सर, Physics. आप नहीं सिखाया सर। ठीक है, मानसे देखो ये वाले m जो है बाहर जाएगा इंटीग्रेशन से, क्योंकि m तो कांस्टेंट है, बॉडी का मास कांस्टेंट है। यस इंटीग्रेशन खाली इसका होगा v dv का, तो इसलिए ये देखो v raised to 1 है क्या? v raised to 1 है ना एक्चुअली? यस One. इसका Yes. इंटीग्रेशन ऐसा होता है v raised to 1 plus 1 divided by 1 plus 1। वाई Yes. इंटीग्रेशन सिखाया था, इंटीग्रेशन ऑफ x raised to n की फॉर्मूला सिखाई थी, यस x raised to n plus 1 upon n plus 1। तो जिनको नहीं आता है आप फिलहाल वेट करो, फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। इंटीग्रेशन ऑफ v dv आप सॉल्व करोगे ना, इट इज v raised to 1 plus 1 upon 1 plus 1, ये आएगी स्क्वायर अपॉन integration। 2। मतलब v square upon 2 हो गया ना। यस हाँ, तो ये क्या हुआ m v square upon 2 बराबर है। लेकिन इंटीग्रेशन में पता लिमिट्स भी डालनी होती है, लिमिट्स आपने देखो v को इंटीग्रेट किया है, v को, तो यहाँ पे देखो v की लिमिट्स क्या है, स्टार्टिंग में v कितना था, v1 था ना, और फाइनली v V1 कितना है, yes। v2 है। V2 V2. ऐसे लिमिट्स डालनी होती है v1 से v2, ऐसे देखा है कभी लिमिट्स? Yes. यस Yes. 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 V का वैल्यू एक आपको बार किसी को V2 याद है डालने का, लिमिट्स एक बार कैसे डालते हैं? V1 पहले डालने अपर का। लिमिट डालते हैं कि पहले लोअर लिमिट डालते हैं? अपर लिमिट माइनस पहले लोअर हम लिमिट। अपर लिमिट Upper. डालते फिर माइनस करते। पता है क्या होगा, मतलब अपर लिमिट मतलब ये v की जगह हम लोग v2 डालेंगे ना, तो ये हो जाएगा m Yes. v2 स्क्वायर बाय 2, Minus. फिर माइनस साइन, M फिर V1 v की जगह v1 को upon- डालेंगे, तो ये हो जाएगा m v1 स्क्वायर बाय 2, बराबर है? देखो Yes. Yes. एक बात बताओ, ये थोड़ा ध्यान से देखो, व्हाट इज दिस हाफ m v2 स्क्वायर क्या है पता है? हाफ m v स्क्वायर क्या होता है Kinetic energy. Kinetic energy। देखोगे तो ये जो है ना हाफ m v2 स्क्वायर है, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, और ये क्या है हाफ m v1 स्क्वायर है, ये क्या है? Initial kinetic Yeah. energy. क्या बन गया ये? इज इट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? Change in Yes. it. Yes, Yes. sir. तो देखो आ रहा है टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वेरिएबल फोर्स था ना, इसलिए थोड़ा इंटीग्रेशन करना पड़ा हमको, और ये सब हुआ। देख लो एक बार अच्छे से, समझा क्या? Yes. Yes, sir. समझा। लास्ट स्टेप आप लिख सकते हो, देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया। ठीक है? एक बात बताओ स्टूडेंट, समझा नहीं ये? Yes. यस। यस हाँ। सर। जल्दी से आप नोट कर लो पहले, फिनिश इट फास्ट। आज मैं 2-3 मिनट कंटिन्यू करूंगा और आगे 2 या 3 मिनट एक्सटेंड करूंगा आज, उतना तो चलेगा। अगला लेक्चर कितने बजे? 6:30 है क्या? Done, sir. 6:30। 6:30. Done, sir. Done, sir. ठीक है, सबने लिख लिया? Yes, sir. ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका। ओके अभी बात बताओ, ये हो गया आपका एग्जाम में, आपको आ गया ना, एग्जाम में टेस्ट में आया तो आप इतना सब लिख सकते हो। दिस इज अ वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रूफ हो गया।